ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। ये आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे, और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब देखिए, इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मान गए। उम्र में बड़े हैं और नहीं, सही मैं बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी, और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ पे जो बलिया के माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहूँगा, सुरेंद्र सिंह, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से महोदय चुनाव यहाँ पे संपन्न हुआ है। और मैं देख रहा था, स्वाभाविक रूप से दलीय आग्रह भी और पूर्वाग्रह भी हर एक जगह हावी रहते हैं, और उनको व्यक्त करने का एक माध्यम भी सदन मिलता है जब आमने सामने बैठ करके दोनों वर्ग के सदस्य अपनी बातों को कह देते हैं, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा था सुबह जिसने 23 में नेता विरोधी दल यहां आए थे, लेकिन बाद में जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उनको परिणाम तो मालूम ही था कि परिणाम क्या होने जा रहा है। अगले 2022 का विधानसभा का भी परिणाम क्या होने जा रहा है, तो इसलिए यहाँ छोड़ करके चले गए थे। बाद उनके देखा देखी मैं भी चला गया था, क्योंकि हो सकता है मेरे रहने पर वह खन्ना जी से गुफ्तगू न कर पाए, कोई बातचीत न कर पाए। तो मैंने कहा अपनी बातचीत कह सकें, लेकिन जब काउंटिंग शुरू हो गई और उनके द्वारा अधिकृत जो माननीय सदस्य यहाँ पर काउंटिंग देख रहे थे, जब उन्होंने बताया कि परिणाम तो गड़बड़ हो गया है जो अपेक्षित था, तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि मतगणना में धांधली हुई है। वो हमेशा की तरह तो ये कहे कभी, क्योंकि यहाँ ईवीएम नहीं था। अगर ईवीएम होता तो तब तो फिर, लेकिन परंपरा और मर्यादाएं, इन सब का पालन सभी के लिए आवश्यक भी है। युवा चेहरा आना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी भी इसको पसंद किए होंगे कि एक युवा और अनुभवी सदस्य, पहली बार नहीं है, तीसरी बार वे माननीय विधायक बने हैं, और उनके अनुभव का लाभ सदन को प्राप्त होगा। माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और संरक्षण में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान सदन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, और हम लोगों ने तो संवाद बनाने का हमेशा प्रयास किया। माननीय नेता विरोधी दल इस बात को जानते होंगे कि कोरोना के कालखंड में भी हम लोगों ने दलीय नेताओं की बैठक की थी, तो समाजवादी पार्टी ने तब भी उस बैठक का बहिष्कार किया था। हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी
एसएससी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भारत सरकार ने यूएन ने 2016 में और उसके उपरांत भारत सरकार ने पूरे देश के लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें गरीबी के उन्मूलन का है, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए और अन्य उन सभी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो टारगेट फिक्स किए गए हैं पूरे देश के लिए, इस सदन ने 36 घंटे तक उस पर चर्चा की थी। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसएससी पर एक विशेष सत्र आहूत किया गया था। उसमें भी समाजवादी पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया था और पूरे उस विशेष सत्र का ही बहिष्कार किया था, क्योंकि वह गरीबी उन्मूलन से संबंधित था, नौजवानों को रोजगार से संबंधित था, बेहतर स्वास्थ्य के लिए था, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए था, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना है नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया था। तो संवाद की परंपरा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहाँ पर नहीं हो रही है और मुझे एक बार फिर से यही कहना है कि हम अपनी संवाद की इस ताकत को हमेशा बनाए रखने का कार्य करेंगे। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और श्री नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के ही सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल ने सदन के रूप में यहाँ पर यह भी किया है। युवा भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है, समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं पचा पाती है, अंतर विरोध। क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहाँ पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने अभी मंत्री बनाए हैं 7, आपने देखा होगा सब युवा चेहरे हैं और वे सभी युवा चेहरे बनाए गए हैं जो समाज में अलग अलग तबके का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन साथ साथ युवा भी हैं। और उन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है और हमारी सरकार उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अपने उस परिवारवादी मंसूबे से थोड़ा अब ऊपर उठ करके व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने का कार्य करेगी, तो मुझे लगता है कि इस दल के हित में होगा। अन्यथा जो फैसला होने वाला है आज इस निर्वाचन से साबित हो चुका है। श्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारी संवेदना है। वे अच्छे सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी बात को दमदार तरीके से सदन में रखते हैं, संसदीय परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन अगर यह नाम 4 साल पहले, 3 साल पहले समाजवादी पार्टी सदन के सामने रखी होती, तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेंद्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, ये धोखा उनके साथ संभवतः नहीं होता। मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में
कि आप लोगों ने धोखा किया है, और कम से कम मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं थी। मैं मानता था कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप बलिया की धरती से हैं, तो अपने क्रांतिकारी तेवर दिखा करके 3 साल पहले, 4 साल पहले अपने पार्टी के अंतर विरोधों को दूर करते हुए कोई अच्छा नाम सामने लाते हैं। और हम लोग हमेशा इस बात को कहते कि भाई एक समन्वय होना चाहिए अच्छा, लेकिन आप लोग विफल रहे। आप अपने सदस्यों को भी नहीं पहचान पाए, आप अपने सदस्य को ही धोखा देना चाहते थे। परिणाम क्या होने जा रहे हैं ये जानते हुए भी जबरदस्ती चुनाव में आप धकेल करके उनके समय को भी खराब कर रहे थे, उनकी ऊर्जा को भी वेस्ट कर रहे थे। जितना भाषण उन्होंने सुबह यहाँ पर दिया था, इतना अपने विधानसभा क्षेत्र में देते तो हो सकता पब्लिक के दिमाग में कुछ चीज़ें सामने आती कि हाँ कुछ किया है विधायक जी ने। तो दोनों काम आपके द्वारा नहीं हो पा रहा था, धोखा देना था, धोखे देने की प्रवृत्ति है, इसलिए आज ये हुआ है। लेकिन हमारी पूरी संवेदना उनके साथ में है। वे समाजवादी मूल्यों के साथ अपना जीवन यापन करें। श्री नितिन अग्रवाल जिस परंपरा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वे मजबूती के साथ आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल पूरी तरह उनके साथ में है, उनका सहयोग करेगी। और महोदय, इस सदन की उच्च मर्यादा का पालन करते हुए उन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी मिलकर के कार्य करेंगे। आपके मार्गदर्शन में, आपके संरक्षण में देश के सबसे बड़े विधानमंडल ने विगत 4.5 वर्षों के अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य किया है। हर एक फील्ड में कुछ नया, कुछ देखने को मिला है, चाहे वह गरीब कल्याण के लिए हो, युवाओं के कल्याण के लिए हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, किसानों के उत्थान और उनके उन्नयन के लिए हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश के सामने उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करने का हो, या फिर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी देश की, दुनिया की, उस धारणा को बदलने का रहा हो। विगत 4.5 वर्ष के दौरान ये कार्य सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं और सदन के सभी मान्य सदस्यों ने मिलकर के, सत्ता पक्ष के सदस्य भी थे, विपक्ष के सदस्य भी थे, सभी ने मिलकर के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है। और आज वही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बारे में देश की एक धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग एक अच्छी धारणा के साथ अब सोचने लगे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश देश के का एक ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का माना रखता है। उत्तर प्रदेश जो कुछ भी करेगा वह भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक आगे ले जाने में काफ़ी मददगार हो सकता है। और इस परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस युवा ऊर्जा को आगे और ताकत दे जाने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर श्री नितिन अग्रवाल का विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन इस बात को साबित करता है। मैं एक बार फिर से अपने विधानमंडल दल की ओर से श्री नितिन अग्रवाल जी के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर अभी भारी मतों से 304 मत उनको प्राप्त हुए हैं, तो 304 मतों से भारी बहुमत से उनके निर्वाचन होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में इस सदन की उच्च मर्यादा और परंपरा को वे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। श्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी के प्रति भी मेरी हृदय से अपनी संवेदनाएं हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी है और शुभकामनाएं भी हैं कि वे समाजवादी पार्टी ने उन्हें
अपना प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन पूरे विपक्ष को भी वो एकजुट नहीं कर पाए। अच्छा होता कि आपस में एक संवाद बना करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते, लेकिन वक्त सबको समझा देता है। 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का कार्य करेगा। आज का परिणाम इस बात को साबित करता है। मेरे इस सदन के सभी सदस्यों को, जो पिछले कल से आप देख रहे होंगे बहुत तेज बारिश और आंधी है पूरे प्रदेश में और उत्तर भारत में, एक बड़े भूभाग में, वो सब के बावजूद यहाँ पर आए हैं। उन सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी ने इस निर्वाचन में शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन की मर्यादा के अनुरूप यहाँ पर व्यवहार करते हुए निर्वाचन में प्रतिभाग किया है। उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय नेता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं।